अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो खुद को संभालता हुआ उठा और अपने ऑफिस चला गया और खुद को ऑफिस के काम में मसरूफ करने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो खुशी से खड़ी अपने डिपार्टमेंट के बाहर अलिशबा का इंतज़ार कर रही थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल वो एक नज़म अरकम को भी देखना चाहती थी, वरना इसका इंतज़ार वो क्लास के बाहर होकर भी कर सकती थी। जब थोड़ी देर तक अलिशबा ना आई तो वो इसका इंतज़ार कर करके थकी अपने लेक्चर लेने चली गई। मगर अलिशबा ना आई, इसे पता चल गया था आज अलिशबा यूनिवर्सिटी नहीं आई, वरना अब तक इसने क्लास में मौजूद होना था। वो मुंह पसोड़ते हुए क्लास लेकर उठी और कैंटीन में चली गई। इसने सुबह नाश्ता सही से नहीं किया था, जिस वजह से इसे भूख लग रही थी। वो कैंटीन से बर्गर और चिप्स लेकर आई और एक टेबल पर बैठकर खाने लगी। अपने सामने चेयर पर किसी को बैठा देख वो जो बड़े मज़े से मुंह नीचे किए जल्दी जल्दी खा रही थी, इसने नज़रें उठाकर अपने सामने शख्स को चेहरा देखा तो अरकम को देखकर इसने जल्दी अपने मुंह में मौजूद नवाला निकला और थोड़ा सा पानी पीकर तहजीब से सीधी हुई। इसे अपने जानिब देखता पाकर कश्यप ने खुद ही से बात का आगाज़ किया। अलिशबा क्यों नहीं आई? आज मैं काफ़ी देर डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी इसका इंतज़ार करती रही। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से वो आज ना आ सकी। वैसे तुम मुझसे पूछ लेती, एक बार तो मैं तुम्हें बता देता। मेरे पास आपका नंबर नहीं है और डिपार्टमेंट आपका दूसरी तरफ है। अगर आपके डिपार्टमेंट जाकर पूछती तो भी इतना वक्त लग जाना था। तुम ऐसा करो कि मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे अपना नंबर दे दो, इस तरह तुम कभी भी मुझसे रब्ता कर सकती हो। वो कुछ गवार लहजे में बोला तो कश्यप ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना नंबर ही दे दिया और इसका भी नंबर सेव कर लिया। तुम पार्टी में थकी नहीं थी जो आज यूनिवर्सिटी आ गई हो? वो मज़े से इसकी प्लेट से चिप्स उठाकर खाता हुआ बोला। नहीं, थक तो गई थी, लेकिन आली की वजह से आ गई। मैंने सोचा अगर मैं नहीं गई तो वो अकेली पूरा दिन बोर हो जाएगी। वो इसे अपनी चिप्स खाता हुआ देखकर बोली और ख़ुद भी खाने लगी। हाँ, लगता है कुछ ज़्यादा ही आली की फिक्र है तुम्हें। मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। वो मुस्कुराता हुआ चिप्स खाकर बोला और इसे वाकई ही इसकी बात पसंद आई थी। क्या आपके आज कोई दोस्त नहीं आया जो आप अकेले बैठे हो? क्या मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें कोई एतराज़ है? अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं चला जाता हूँ। वो संजीदगी से बोला तो कश्यप जल्दी से बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, वैसे ही पूछ रही हूँ। वो लेक्चर दे रहे हैं और मेरा दिल नहीं कर रहा था आज लेक्चर लेने को, इस वजह से यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन अब लेक्चर ख़त्म हो गया है तो मैं चलता हूँ। ऐसी ऑयली चीज़ें कम खाया करो, वरना शादी में तुम मोटी हो जाना है। वो इसकी सारी चिप्स खाकर इससे बोला और आखिरी बात मायनी खेस में करता अपनी जगह से उठा और चला गया। मोटा कहीं का सारी चिप्स खुद खा गया और बोल मुझे रहा है। मैं कहीं से भी मोटा नहीं हूँ और तुम मोटी ना हो जाओ इस वजह से मैंने चिप्स खा ली। एक तो आजकल के लोग बहुत ही एहसान फरामोश हैं। कश्यप जो इसके जाने के बाद खुद से बोल रही थी तो अरकम जो अभी इसके पीछे ही खड़ा था फौरन बोल उठा। तो कश्यप ने अपनी आंखों को फैलाकर पीछे देखा जो इसे एहसान फरामोश कहकर जा चुका था। वो भी मुंह बसोड़ती हुई अपनी जगह से उठी और अपनी क्लास में चली गई। सहर बेगम इस वक्त सो रही थी, अपनी कल की थकन उतार रही थी, जबकि एनी अपने मामूल के मुताबिक काम कर रही थी। शाहजैन नींद से बेदार हुआ और रात के बारे में सोचकर अपनी जगह से उठा और मुस्कुराते हुए फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर नीचे आया तो हाल में कोई मौजूद ना था। वो आराम से सहर बेगम के कमरे में गया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर देखा तो सहर बेगम को सोता पाकर वो बिना आवाज़ पैदा किए दरवाज़ा बंद करके किचन की तरफ आ गया। वो जानता था कि एनी ज़्यादातर किचन में ही पाई जाती है और आजकल रज़िया भी यहाँ नहीं है, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाकर एनी को तंग करने किचन में चला गया। वो मामूल के मुताबिक दोपहर के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। इसे पूरा दिन काम करता देख इसे बहुत बुरा लगता था। वो जल्द ही अपने निकाह के बारे में तैमूर साहब को बताना चाहता था, मगर जब भी वो इनसे बात करना चाहता तो वो इसे दूसरी बातों और बिजनेस ज्वाइन करने का ताना देने लगते, तो वो बात किए बगैर ही वापस आ जाता। वो छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब गया और पीछे से इसे अपने हिसार में लिया
तो एनी अचानक डर गई, मगर पीछे शाहजैन को देखकर वो पुरसुकून सी हो गई। और वही सहर बेगम का सोचकर इसके पसीने छूटने लगे। प्लीज सहर मैम आ जाएंगी शाह, किस नेम से तुमने मुझे अभी पुकारा, जरा दोबारा पुकारना। वो इसके मुंह से अपने लिए यह शाह सुनकर अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला, जबकि दूसरी बात तो सिरे से ही नजरअंदाज कर गया था। वो गलती से निकल गया। सिर्फ जो कहा है वो करो। वो इसके होठों पर उंगली रखते हुए इसका लम्स बोला तो वो इसका लम्स अपने होठों पर महसूस करके हल्के से बोली और अपनी धीमी और मीठी आवाज में इसे पुकारा, शाह। शाहजैन के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और इसके मुंह से अपना नाम सुनकर इसने बेसाख्ता इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और इसके माथे को चूमा। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो अभी एनी को अपने एहसार में लिए इसके माथे पर होठ रखे खड़ा था जब सहर बेगम की गुस्से भरी आवाज दोनों को सुनी। तो शाहजैन फौरन एनी को छोड़कर पीछे हुआ और सहर बेगम को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था, जबकि एनी तो सहर बेगम को देखकर खौफ से कांपने लगी। मॉम, तुम लड़की, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती मेरे बेटे को फंसाते हुए, और हमारे पीठ पीछे ये सब काम करती हो? अपनी औकात भूल गई हो क्या तुम? और तुम शाहजैन, निकलो यहाँ से, इसको तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। वो शाहजैन को नजरअंदाज करके एनी की तरफ बोलते हुए बढ़ी और आखिर में शाहजैन को जाने का बोलकर एनी को थप्पड़ मारने लगी। तो शाहजैन ने फौरन आगे बढ़कर सहर बेगम का हाथ पकड़ लिया। इसकी औकात क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आप जानना चाहती हैं कि इसकी हैसियत क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीवी है ये मेरी, निकाह किया है मैंने इससे, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप इसके किरदार पर इल्जाम लगाकर इस पर हाथ उठाएं। इसकी बात सुनकर सहर बेगम के कानों से गुस्से से धुआं निकलने लगा। बकवास कर रहे हो तुम, कभी भी इसको अपनी बहू नहीं मानूंगी, बल्कि ये अब इस घर में नहीं रहेगी। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। आप माने या ना माने, वो बीवी है मेरी और कहीं नहीं जाएगी। तुम हूर, कमरे में जाओ मेरे अभी। वो सहर बेगम से बोलकर एनी को कांपते देख इसे फौरन कमरे में भेजा। मैं अभी तैमूर को फोन करती हूँ, वो आकर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं और इसे भी निकालते हैं यहाँ से। वो गुस्से से तनफन करती तैमूर साहब को फोन करने चली गई। तैमूर साहब जो मीटिंग में बैठे हुए थे, सहर बेगम की कॉल आते देख पहले तो इन्होंने इग्नोर करने का सोचा, फिर कुछ ज़रूरी काम ना हो इस वजह से एक्सक्यूज करके बाहर आकर इन्होंने कॉल उठाई। तो दूसरी जानिब से सहर बेगम की गुस्से भरी आवाज़ इन्हें सुनाई दी, तैमूर आप फौरी घर आएं, आपके लाडले बेटे ने घर की काम वाली से शादी कर ली है। तैमूर साहब जो शजीन को अपना लाडला बेटा कह जाने पर अभी हैरान थे, इसकी अगली बात पर तो सदमे में ही चले गए थे। क्या मतलब? शाहजैन ने रजिया से शादी कर ली? इसकी बात सुनकर सहर बेगम अपने गुस्सा कम करने के लिए जो पानी पी रही थी, इनको पानी पीते उछल गया। उफ, तैमूर, इसने एनी से निकाह कर लिया। वो तो हमें कभी ना बताता, मैंने आज इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और आप बाकी बातें घर आकर करिएगा। नवाबजादा मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ये तो तुम्हारी डील का ही नतीजा है। अब भुगतो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तैमूर, आप घर आए मुझ पर, अब मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती। वो गुस्से से तैमूर साहब को जवाब देकर फ़ोन बंद कर गई, जबकि तैमूर साहब के चेहरे पर फिक्र के कोई असरात ही ना थे, बल्कि वो तो कुछ और ही सोच रहे थे और वापस मीटिंग रूम में गए, अपनी मीटिंग ख़त्म की और घर के लिए रवाना हो गए। शाहजैन कमरे में दाखिल हुआ तो एनी कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी, जबकि इसके चेहरे पर खौफ साफ था। वो शाहजैन को देखकर एक जगह रुक गई और अपना मुंह झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। तो शाहजैन इसके करीब आया और इसको पकड़कर अपने हिसार में लिया, जो हल्के हल्के कांप रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से एक ड्रेस ला कर देता हूँ, तब तक तुम शावर लेकर अपना मेकअप वगैरह साफ कर लो। डैड बस तुम्हें थोड़ी देर तक आ जाएंगे और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा। वैसे भी हकीकत यही है कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की। वो इसे खुद से अलग करते और इसके माथे को छूकर बोला। तो एनी ने मासूमियत से इसकी तरफ देखकर सर हिलाया और शावर लेने चली गई। तैमूर साहब घर में दाखिल हुए थे। सहर बेगम गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ हाल में सोफे पर बैठी अपना पाँव जला रही थी।
जो इनकी आदत थी। तैमूर साहब को देखकर वो अपनी जगह से उठी और जल्दी से इनको अपने करीब आता देख फौरन बोली, मैं आपको बता रही हूँ तैमूर, इस लड़की को अपने घर से दफा करना है। मुझे वो हरगिज अपनी बहू के रूप में मंजूर नहीं। देखता हूँ मैं क्या करना है। आप शाहजैन को और इसकी बीवी को मेरे स्टडी रूम में भेजिए। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। नहीं, जो भी बात करनी है मेरे सामने करें। बस मैंने कह दिया ना, फौरन दोनों को स्टडी रूम में भेजो। शाहजैन जो अपने कमरे से बाहर निकलकर ग्रिल पर खड़ा नीचे तैमूर साहब की बातें सुन रहा था, इनकी बात मुकम्मल करने के बाद वो रूम में गया जहां एनी पीला सूट पहने खिलता हुआ फूल लग रही थी। इसने दुपट्टा निफासत से ओढ़ा हुआ था। वो सहर बेगम के बताने से पहले ही एनी को हौसला देता हुआ साथ लेकर सीढ़ियां उतरकर तैमूर साहब के स्टडी रूम में ले जाने लगा। हाल में तो बैठी सहर बेगम ने हकारत भरी नजरों से एनी को देखा, जो सर झुकाए शाहजैन के साथ साथ चल रही थी, जबकि इसका एक हाथ शाहजैन ने पकड़ा हुआ था। वो सहर बेगम की नजरों को नजरअंदाज किए एनी के साथ स्टडी रूम में नॉक करके दाखिल हुआ। तैमूर साहब जो कुर्सी पर बैठे इनका इंतजार कर रहे थे, इन दोनों को आता देख वो थोड़ा सीधा होकर बैठे। शाहजैन के साथ लड़की को देखकर इन्होंने ना समझी से शाहजैन की तरफ देखा। वो डैड, ये हुरुल आइन है, बस पहले अपनी रंगत को छुपाने के लिए मेकअप करती थी, वो भी मोम की वजह से। और इनकी नज़रों का मफहूम समझकर वो बोला तो तैमूर साहब ने इसकी अब की बार गौर से एनी को देखा, जो नज़र झुकाए खड़ी थी। गौर से देखने पर इन्हें साफ पता चल गया था कि वो एनी ही है। हाँ जी, बकौल मेरी बेगम के मेरे लाडले बेटे इन सब की वजाहतें। मुझे हूर पसंद थी और मैं जानता था कि मोम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। इस वजह से आज सब लोगों से छुपकर मैंने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। वो ज़बरदस्ती लफ्ज़ मुंह में ही दबाकर बोला, तो तुम पहले से ही एनी को जानते थे? इसकी असली रंगो रूप से भी वाकिफ थे? जी, वो एक बार मैंने रेस्टोरेंट में देखा था और वहाँ हूर का हाथ पकड़ा था, जिसके बदले में मुझे तमगाए थप्पड़ से नवाजा गया था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला और आखिरी अल्फाज दिल में ही बोल गया, क्योंकि ऊंचा बोलकर वो तैमूर साहब से जूते नहीं खाना चाहता था। तो एनी बच्चे, आप भी राजी थे निकाह के लिए, या मेरे लाडले बेटे ने ज़बरदस्ती निकाह किया? आपको ज़बरदस्ती निकाह किया। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं, जो बात है वो बता दी, क्योंकि मैं अपने लाडले बेटे से इस चीज़ की त्वक्या भी कर सकता हूँ। तैमूर साहब ने इसकी बात सुनकर सीधा सवाल एनी से किया, जो नज़र झुकाए खड़ी थी, मगर इसकी बात सुनकर इसने अपनी सहमी मासूम आंखों से इन्हें देखा और इसे लग रहा था कि वो भी सहर बेगम की तरह बुरा भला ही कहेंगे। जबकि इनके अचानक एनी से पूछने पर शाहजैन गड़बड़ा गया। वो एनी की तरफ देखकर इसकी जगह जवाब देने लगा तो तैमूर साहब ने ज़बरदस्त गुरी से इन्हें नवाजा और इसने अपना मुंह वहीं पर बंद कर लिया। वो सर, शाहजैन ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया। शाहजैन ने मुझसे सीधा निकाह के लिए पूछा था और मैंने हाँ में जवाब दे दिया। इसने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से शाहजैन और इसके दरमियान किसी भी तरह की लड़ाई हो, इसलिए इसने सफाई से झूठ बोलने की ही नाकाम कोशिश की। इसकी शाहजैन को बचाने की कोशिश पर तैमूर साहब ने हल्का सा मुस्कुराए, जो शाहजैन के देखने से पहले ही इनके चेहरे से गायब हो चुकी थी। जबकि शाहजैन ने एनी का जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। शाहजैन, अगर तुम एनी को अपने साथ रखना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। तैमूर साहब ने एक नज़र शाहजैन को देखकर मजीद कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करो। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, और वैसे भी एनी मुझे पूरी तरह कबूल है, मगर अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए शाहजैन को लगाम डालने का सोचा। ओके डैड, मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, मगर अगले हफ्ते से। वो इनकी बात सुनकर जल्दी से बोला, चलो ठीक है, फिर अगले हफ्ते से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे और शहर की फिक्र मत करो, मैं इन्हें समझा दूंगा। वो शाहजैन से बोले तो शाहजैन मुस्कुराता हुआ एनी को लेकर चला गया। सहर बेगम बेचैनी से इनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो बस एनी को इस सब से घर से बाहर निकालना चाहती थी, अपने बेटे से दूर करना चाहती थी, क्योंकि इनके मुताबिक शाहजैन की बीवी बनने का हक सिर्फ ईशा, इनकी बहन की बेटी का है।
शाहजैन और एनी को मुस्कुराता बाहर आता देख, एक दूसरे का हाथ पकड़ते देख इनकी आंखों में तो मिर्चें ही झपकने लगी। वो गुस्से से करीब आती एनी पर चिपकी और इसे बुरा भला कहने लगी, मगर शाहजैन ने इन्हें एनी के करीब भी नहीं जाने दिया। तुम चालाक लड़की, मुझे पहले ही तुम्हें देखकर समझ जाना चाहिए था। तुम जैसी लड़कियां बस अमीर लड़कों को फंसाने के लिए ही बड़े घरों में काम करती हैं। और छोड़ो मुझे शाहजैन, वो अपना आप शाहजैन से छुड़वाती बोली जो इनको पकड़ के खड़ा था, जबकि एनी अपनी जगह खड़ी खौफ से कांप रही थी। बस करें मोम, मैंने खुद इससे निकाह किया है। सहर बेगम इसकी बात को नज़रअंदाज करके इसे दूर धकेलकर एनी की तरफ बढ़ी। वो एनी को खींचकर थप्पड़ मारने लगी कि शाहजैन फौरन इसके सामने आया, जिससे थप्पड़ सीधा इसके गाल पर लगकर इसे सुर्ख कर चुका था। घर में दाखिल होती कश्यप ने यह मंजर देखा तो इसे अपने मुंह पर हाथ रखकर शाहजैन के सुर्ख चेहरे और एक लड़की इसके पीछे खड़ी इसको नासमझी से देखा, जबकि सहर बेगम ने शाहजैन का सुर्ख गाल देखकर कुछ कहना चाहा तो शाहजैन इसकी बात काटता सुर्ख आंखों से बोला, आइंदा के बाद थूर पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा मोम। अब जो वो इस घर में काम नहीं करती, बल्कि वो मेरी बीवी की हैसियत से है और मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं कि कोई इसे हल्की सी भी तकलीफ पहुंचाए। तैमूर साहब जो शोर सुनकर बाहर आए, शाहजैन की बात सुनकर करीब आए और इसके चेहरे पर सुर्ख निशान देखकर इन्हें सारी बात समझ आई। तैमूर साहब ने एक नज़र सहर बेगम को देखा, जो शाहजैन की बात पर कान धरे बगैर इसका सुर्ख गाल देख रही थी। सहर फौरन से पहले कमरे में चली जाओ तो सहर फौरन से पहले कमरे में चली जाओ। मैं तुम्हें पढ़ी लिखी और समझदार औरत समझता था। तुम कब से जाहिल लोगों की तरह दूसरों पर हाथ उठाने लगी, या शायद मैंने तुम्हें ये सब करते देखा नहीं। ऐनी बच्चे, क्या इन्होंने पहले कभी मारा है? डरने की जरूरत नहीं, यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कहो। इन्होंने शाहजैन के पीछे छुपी कांपती और आंसू बहाती ऐनी से पूछा, जो शाहजैन की शर्ट पीछे से अपने दोनों हाथों में दबोचे हुए खड़ी थी। ऐनी की बात सुनकर डरते डरते अपना सर हाँ में हिलाया तो तैमूर साहब गुस्से से सहर बेगम की तरफ मुड़े। तैमूर साहब ने अपने बाप को बचपन में ही अपनी माँ को मारते हुए देखा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसी वजह से इन्हें मारपीट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इन्होंने सहर बेगम को देखा, जो अब इन्हीं को डरते हुए देख रही थी। तैमूर, अगर मुझे पहले पता चल जाता कि तुम इनको दूसरों को मारती पीटती हो, तो यकीन मानो इसी दिन तुम पर भी हाथ उठाने से मैं ग्रीस ना करता। तुमने इनको खरीदा नहीं है, जब दल किया किसी को भी मारना शुरू कर दिया, और अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कर दूं। सहर बेगम इनकी आखिरी बात सुनकर जल्दी से अपनी कमरे की जानिब चल दी। कश्यप को अब कुछ समझ आ गया था कि शाहजैन ऐनी को कमरे में ले जा चुका था। वो अंदर आई और तैमूर साहब के पास बैठकर बोली। शाहजैन कांपती हुई ऐनी को अपने हिसार में लिए कमरे में आया और इसे बेड पर बिठाकर पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। इसने पकड़कर आधा पी लिया था। तुम फिक्र मत करो, डैड अब खुद ही मोम को समझा देंगे। वो अब कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। चलो शाबाश, अब चुप हो जाओ, वैसे भी थप्पड़ मुझे पड़ा है और रो तुम रही हो। ऐनी ने अपने आंसू रोकते हुए शाहजैन को देखा, जिसका एक गाल सुर्ख था। सॉरी, मेरी वजह से आपको थप्पड़ लगा। वो अपनी आंसुओं से तर पलकों की झालर को उठाते और गिराते हुए मासूमियत से बोली, तो शाहजैन ने मुस्कुराते हुए बेख्तियार इसका चेहरा अपने हाथों में भरकर इसका रुख अपनी जानिब किया। इसकी आंखों को झुककर अपने लबों से छुआ, जबकि इसका लम्स महसूस करके ऐनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे तुम्हारी इन आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो इनके चेहरे पर झुककर इसके दूसरे सुर्ख गालों को चूमने लगा। मुझे तुम्हारी ये सुर्ख गाल बेहद पसंद है। वो बोलकर अब की नाक को चूमकर थोड़ी को चूमा। तुम्हारी चेहरे की मासूमियत मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर कर देती हैं, जो इसके चेहरे को अपने लम से मुतअब्बर कर रहा था। वो गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त अहमद ज़बान से मिलने चला गया। हमना की वजह से इनकी दोस्ती ख़त्म हो गई थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि हाशिम ने इससे ज़्यादा दोस्ती ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि इसकी कंपनी को डुबोने की भी कोशिश की थी, मगर फिर भी वो इसे अपनी दोस्ती का एहसास दिलाता गया था। अब वो सिर्फ इसके पास जाकर अपने दिल की सारी बातें करना चाहता था
और हादी का कुछ भी पता चला वो एक बार फिर इससे पूछना चाहता था। इसने अहमद के ऑफिस के सामने गाड़ी रोकी और अंदर दाखिल हुआ तो इसके सेक्रेटरी जो इसके ऑफिस के बाहर बैठी थी इसे अहमद के ऑफिस में मौजूदगी का पूछा। वो इसके ऑफिस का दरवाज़ा हल्का सा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ जहां अहमद अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर नजर जमाए बैठा था। किसी के अंदर आने पर इसने आंखें उठाई तो हाशिम को बिखरी हुई हालत में देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ। हाशिम शर्मिंदगी के साथ इसके करीब गया और इसकी कुर्सी पर बैठ गया तो अहमद भी बैठकर इसे देखने लगा। जो कुछ बोलने की बजाय मुसलसल टेबल को घूर रहा था जैसे इसी काम के लिए आया हो। वो मैंने इसे छोड़ दिया, इसने मेरे बच्चे को मार दिया, मैंने हूर और हादी को भी खो दिया, हवेली में कोई मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मुझे बहुत घुटन हो रही है अहमद, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। वो खुश्क होंठों से अपनी जुबान को तट करते हुए बोला, तुमने हमना को छोड़ दिया? कब और कैसे? और हादी और हूर कहाँ हैं? वो हवेली वाली बात जानता था, इसी वजह से बाकी बातें कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में बोली। मैंने इसे कुछ दिन पहले तलाक दे दी, वो भी यही चाहती थी। इसके मुताबिक मैं गांव का जाहिल गवार हूँ जिसके साथ वो अब मज़ीद नहीं रहना चाहती थी। और हूर और आदि को मैंने कुछ माह पहले घर से निकाल दिया। हमना ने झूठा गिरने का नाटक किया और मेरे बच्चे को मारने का इल्ज़ाम एनी पर लगाया। इसकी वजह से मैंने इन्हें घर से निकाल दिया। वो टूटे हुए लहजे में बोला, तो तुमने अपनी रजामंदी से इसे तलाक दी थी, तो अब क्यों मजनू की तरह फिर रहे हो? और हूर और हादी हम हवेली में जाकर मिल आएंगे और इन दोनों को तुम्हारी खातिर मना लूँगा। वो इसे आखिर में हौसला देते हुए बोले, वो हवेली में मौजूद नहीं है, वो कहीं चले गए हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं। मैंने जब इन्हें निकाला था तो मुझे लगा कि वो हवेली में चले गए हैं, इस वजह से मैंने कभी इनकी खबर नहीं ली। वो बोलता हुआ आखिर में अजियत से मुस्कुराया। तुम पागल थे, वो तुम्हारे बहन भाई थे, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जानते हो हूर और हादी अभी छोटे थे, वो कहाँ जाएंगे? अगर इनके साथ कुछ गलत हो गया हो तो तुम ही जिम्मेदार होगे, मगर मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होंगे, मैं इन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। वो पहले तो इसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्से से बोला, मगर इसकी हालत देखते हुए इन्हें हौसला दिया। तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम बाकी लोगों की तरह मुझसे क्यों नहीं नफरत करते? क्योंकि मैं कोई और नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमने वादा किया था कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। इस वजह से अपनी हालत दुरुस्त करो और रात को मेरे घर डिनर पर आओ। वो इसका मूड दुरुस्त करके हल्के फुल्के लहजे में बोला। वो इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए, यकीनन वो एक बेहतरीन दोस्त था। कश्यप तैमूर साहब की बात सुनकर कमरे में आई और फ्रेश होने चले गई। अब तक हैरान थी कि एनी इतनी खूबसूरत है और शाहजैन इसे पसंद करता है। बहरहाल इसे एनी से कोई मसला नहीं था और शाहजैन की बीवी बनने के मुताबिक इसका मुकाम भी इस घर में बदल गया था। फ्रेश होकर वो वापस कमरे में आई तो इसका फ़ोन बज रहा था। इसने नंबर देखा तो अरकम का नाम कॉल आईडी पर देखकर इसने कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया। हेलो कश्यप जी, कोई काम था आपको? इसने अरकम की आवाज़ सुनकर पूछा। हाँ, वो एक काम था, अगर तुम बिज़ी ना हो तो क्या तुम कर सकती हो? आप काम बताएं, अगर करने वाला हुआ तो ज़रूर करूँगी। अलिशबा को बुखार हो गया, वो अब मज़ीद 2 दिन यूनिवर्सिटी नहीं आ पाएगी, तो क्या तुम इसके लिए नोट्स बना दोगी? और आज वाले अगर अभी बना कर दो, वरना कल बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दरअसल इससे बात करना चाहता था, मगर फिर अलिशबा की तबीयत को बहाना बनाते हुए इसने इससे बात करने का सोचा। ठीक है, मैं आज रात को बनाकर कल आपको दे दूंगी। और कोई बात करनी है आपको? मैं अलिशबा को बता दूंगा। और तुम क्या कर रही थी? वो इससे मज़ीद बात करने के लिए पूछने लगा। मैं बस फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करने लगी थी। और आप क्या कर रहे हैं? वो बेड पर बैठते हुए बोली। मैं इस वक्त बालकनी में खड़ा चाय पी रहा हूँ और फिर मुझे तुम्हारी याद आई तो तुमसे बात करने का सोचा। वो आखिरी बात बिना ध्यान दिए बोल गया और इसे पता भी नहीं चला। इसकी बात सुनकर कश्यप के दिल की धड़कन अचानक से तेज हुई। वो हल्का सा मुस्कुराई। अगर आपका कोई काम नहीं था तो मैं आपसे फिर बाद में बात करती। क्या तुम्हें मेरा फ़ोन करना अच्छा नहीं लगा? मैं आइंदा नहीं करूँगा। वो संजीदगी से बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ। वो जल्दी से बोली। अच्छा ठीक है, फिर तुम आराम कर लो, मैं सुबह बात करूँगा। वो इसकी बात सुनकर जवाब देता हुआ बोला। सही है, मगर आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं, कल बात करेंगे, अपना ख्याल रखना।
वो इसको बोलकर कॉल काट गया और कश्यप ने इसकी बात सुनकर पुरसुकून सांस खारिज किया और अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखा। वो इस वक्त अपने माँ बाप के घर मौजूद थी। हमना खुद को मजलूम जाहिर करते हुए मनगढ़ंत कहानियां अपने वालिदैन को सुना रही थी, जिन पर यकीन करना इन्हें हमना के मुंह पर थप्पड़ मारने की वजह से सूजन देखकर हो गया था। वो हाशिम पर केस करने लगे थे, मगर हमना ने इन्हें बड़ी मुश्किल से मना कर रोका। इनके वालिदैन अपनी बेटी का घर उजड़ता हुआ देख जहां परेशान थे, वह हमना की बताई गई बातों को सोचकर मुतमय्यन हो गए थे, क्योंकि हमना ने इन्हें कहा था कि अब वो इसे आए दिन मारना शुरू हो गया था। इस वजह से इन्हें आशिम से छोड़ना ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। वह मजबूरन अपने घर वालों की वजह से इद्दत में थी, मगर शाहजैन से फ़ोन पर बात रोज़ाना करती थी और शाहजैन ने इसे इद्दत के ख़त्म होते ही शादी का बोला था। वो इसकी इद्दत ख़त्म होते ही इससे शादी कर लेगा, जिस पर हमना भी खुश थी। वो सोफे पर बैठी शाहजैन का इंतज़ार कर रही थी, जो खाना लेने बाहर गया हुआ था। शाहजैन आधा खाना कश्यप को दे गया और आधा अपने कमरे में ले गया। वो बाहर से खाना लाया क्योंकि आज कोई बनाने वाला जो ना था। वो कमरे में खाने की ट्रे लेकर दाखिल हुआ और एनी के सामने मेज ट्रे रखते वो वापस किचन में गया, जहां पानी का जग लेकर वापस आया तो एनी को वैसे ही बैठा देखकर पूछा, हूर, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? शुरू नहीं किया अभी तक? वो इसके साथ जुड़कर बैठ गया और एनी अपनी जगह जरा से भी नहीं हिल सकी, चूंकि वो सोफे के कोने में बैठी हुई थी। वो मैं आपका इंतजार कर रही थी, वो नज़र झुकाए धीमी आवाज में बोली तो शाहजैन के लब मुस्कुरा उठे। ऐसी बात है तो फिर अब तुम मेरे साथ ही मेरी प्लेट में खाओगी। वो प्लेट में चावल डालता हुआ बोला, इसमें 2 चम्मच रखकर एनी की तरफ देखा। हूर जो इसकी नज़रों का मफहूम समझकर झिझकते हुए इसके साथ खाने लगी। वो खाना खाने के बाद बर्तन उठाकर ट्रे में रखकर बाहर जाने लगी तो एनी इसे रोकते हुए बोली, आप रहने दे, मैं बर्तन रख आती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मुझे एक काम भी है। वो झुककर इसका गाल चूमकर बोला और इसके चेहरे पर सुर्खी देखते हुए मुस्कुराकर सीटी बजाते हुए ट्रे उठाकर बाहर चला गया। अलिशबा बालकनी में एक कोने में बैठी हल्की हल्की होती बारिश देख रही थी। कुछ कतरे इस पर भी गिर रहे थे। वो इस वक्त गीली अकेली घर पर थी और साथ एक मुलाजिम जो अपना काम कर रही थी अरकम यूनिवर्सिटी गया था। वो 2 दिन से बुखार में नडाल रहने के बाद आज बेड से उठी और थोड़ी देर बारिश में इंजॉय करने का सोचते हुए बालकनी में आई। हाशिम को पार्टी में देखने के बाद सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो जितना इसे भूल जाना चाहती थी, वो इतना ही इसकी सोचों पर काबिज था। वो अभी तक अजियत भरा वाक़या ना भूल सकी थी, मगर दिल का क्या करती जो सिर्फ इसी के लिए ही धड़कता था। इसके ख्याल में तो इसी दिन चाहना छोड़ चुकी थी जिस दिन इसने हमना से शादी की। मगर सोचना क्या था, जिसके जज्बात हाशिम के लिए कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। हाशिम की सोचों को जुटलाकर इसने कल रात के बारे में सोचा। वो पानी पीने अपने कमरे से निकली। जब अरकम के कमरे का दरवाज़ा खुला होने की वजह से अरकम से किसी बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बिना ध्यान दिए गुजरने लगी कि इसने हूर और हादी का सुना तो दरवाजे के करीब खड़ी हुई। वो बस अरकम की बातों से इतना ही समझ पाई कि हाशिम ने इन्हें घर से निकाल दिया है। वो अब कहीं नहीं मिल रही। इनकी बातें सुनकर वो खामोशी से किचन में गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि हाशिम ने हूर और हादी को घर से निकाल दिया। इसे पता था कि वो संगदिल है, मगर इतना कि अपने बहन भाइयों को भी घर से निकाल दिया, ये नहीं पता था। वो इसकी सोचों को झटक कर अपने कमरे में वापस आई। अब बस इसे हूर और हादी की फिक्र थी। वो थोड़ी देर बालकनी में बैठने के बाद उठी और कमरे में जाकर शावर लेने के बाद फ्रेश होकर किचन में गई, जहां नूरी मुलाजमा खाना बना रही थी। इसने अपने लिए चाय बनाने का बोलकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। नूरी की चाय बनाकर देने पर वो चाय लेकर वापस किचन में गई। वह वापस अपने कमरे में चली गई और दोबारा बालकनी में खड़ी होकर चाय पीने लगी। एनी शाहजैन का इंतजार करते हुए रात को कब सो गई इसे पता ही नहीं चला। खुद पर किसी चीज़ का वजन महसूस करके उठी तो शाहजैन एक बाजू अपने पेट पर पड़ा देख, जबकि इसकी एक टांग एनी की टांग के ऊपर पड़ी हुई देख, गोया शाहजैन ने इसे स्लीपिंग पिलो समझकर सोया हुआ था। इसने इसका बाजू उठाने की एक बार नाकाम कोशिश की, मगर शाहजैन इस पर मजीद फैल गया। शाहजैन छोड़े, मुझे नमाज पढ़नी है, टाइम बहुत कम रह गया। वो इसे जोर से हिलाते हुए बोली। शाहजैन ने अपनी नींद से भरी आंखें खोलकर इसे घूरा तो एनी जल्दी से बोली, सॉरी प्लीज़, क्या आप अपना बाजू उठाएंगे शाहजैन?
शाहजैन ने मुंह पकड़ते हुए इस पर से अपना बाजू और टांग उठाई और दूसरी तरफ करवट बदलकर दोबारा सो गया। तो एनी जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद इसने कपड़े अपने पुराने कमरे से लाने का सोचा, क्योंकि अभी वो कल वाले कपड़ों में ही मलबूस थी। वो शाहजैन को एक नज़र देकर कमरे से निकली और सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। किसी को हाल में दाखिल होता देखकर वो डर गई। एनी बच्चे, आप कहीं जा रही हैं? तैमूर साहब नमाज पढ़कर अभी घर में दाखिल हुए तो एनी को हाल में देखकर बोली, जी वो अपने मुलाजमा कमरे से अपने कपड़े लेने जा रही हूँ सर। एनी, तुम अब भी मुझे शाहजैन की तरह डैड बुलाया करो। आओ थोड़ी देर लॉन में वॉक करते हैं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी डैड, वो हिचकिचाते हुए बोली और इनके पीछे लॉन में चली गई। शाहजैन के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ एनी। मैं जानता हूँ यकीनन शाहजैन ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है। तुम शाहजैन को बुरा मत समझना, वो पहले ऐसा नहीं था। ये इसी साल इसके कुछ नए दोस्त बने हैं, ये आवारा बन गया है। मैंने इसे कई बार समझाया वो अपने नए और अच्छे दोस्त बनाए, मगर इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। ज़रा अकल नहीं है इस लड़के को, मगर अब वो मुझे लगता है तुम्हारी वजह से पहले जैसा हो जाएगा। थोड़ी बस मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। और एक तो इसका गुस्सा, वो शुरू से ही गुस्से का थोड़ा तेज़ है और गुस्से में क्या कर जाए इसे खुद पता नहीं चलता। दूसरी बात, इसे इग्नोर कभी मत करना, पता नहीं इसे क्या मसला है। जब भी कोई इसे इग्नोर करता है वो इसे तकलीफ पहुंचाता है। कश्यप के पैदा होने के बाद सहर बेगम इस पर तवज्जो देना कम कर गई थी, तो इसने सारा घर सर पर उठाया। अजीब ही कोई साइको बेटा है मेरा, मुझे खुद इसकी समझ नहीं आती। कभी तो मेरा हद से ज़्यादा फरमाबरदार बेटा बन जाता है, तो कभी हद से ज़्यादा नाफरमान। बस दो चीज़ें कभी मत करना, एक तो इसे इग्नोर कभी मत करना और दूसरा गुस्सा कभी मत दिलाना। जी डैड, मैं आपकी बात याद रखूंगी और आपकी मदद भी करूंगी। एनी की बात सुनकर बोली, और वैसे भी इसे कभी दोबारा इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकती। इसने पहले ही दोबारा इसे इग्नोर करने पर सजा दी थी और गुस्से से इसने सहर बेगम से थप्पड़ पड़वाया था और वाकई वो एक साइको था। ये तो एक अच्छी बात है, तुम मेरी मदद करोगी। पहले तो इसे बाकायदा मेरे साथ ऑफिस भेजने की आदत डालने की कोशिश करना, फिर इसे इसके दोस्तों के साथ बाहर कम ही जाने देना, ताकि इसकी बुरी आदतें भी ख़त्म हो जाएं। एनी, सहर तुम्हें कुछ भी कहे पहले तुमने मुझे बताना है। इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तुम्हें अब घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सहर से कह दिया कि आज ही नई काम वाली आ जाएगी, क्योंकि रज़िया ने अभी वापस नहीं आना। एनी, बस यही बातें मैंने तुमसे करनी है। अब तुम जाकर अपना काम कर सकती हो। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। जी डैड, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। वो इनकी बातें सुनकर जवाब देकर तैमूर साहब से इजाज़त देकर अपने नौकरों वाले कमरे में गई। वो जल्दी से पहले अपने सारे जोड़े उठाए और अपने बैग में रखती कमरे में आई और एक साइड पर बैग रखकर शाहजैन को देखा जो अभी सो रहा था। जल्दी से शावर लेकर कपड़े बदलकर कमरे में आई और अपने बाल सुखाकर सोफे पर बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए वो उठी और शाहजैन को एक नज़र देखकर कमरे से निकल गई। वो चूँकि फ्री थी, इसी वजह से इसने सब के लिए नाश्ता बनाने का सोचा। वो नीचे आई और नाश्ता तैयार करने लगी। इसकी नज़र अचानक खिड़की से बाहर पड़ी। बाहर बारिश होता देख वो अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगी ताकि थोड़ी देर बारिश इंजॉय कर सके। पहले वो हादी के साथ अपने घर में करती थी, जबकि हाशिम ने इन्हें निकाला था वो एक बार भी बारिश में नहीं नहाई थी, बल्कि ये तो इनके लिए एहजाब बन गया था, क्योंकि वो किस जगह रहते थे वहाँ बारिश होने पर गड़ों का सारा पानी बाहर गली में निकल आता था। अब नाश्ता बनाते इसकी सोचों का रुख हादी की तरफ गया। वो काफ़ी दिनों से इससे नहीं मिली और ना ही फ़ोन पर बात हुई। वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी और डाइनिंग टेबल पर लगाकर जब कश्यप ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर इसे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाभी। कश्यप ने मुस्कुराते हुए एनी को देखा जो इसे भाभी कहने पर आंखें फैलाए देख रही थी। फिर खुद को संभालते हुए जल्दी से एनी ने कश्यप को जवाब दिया, वालेकुम सलाम कश्यप, आप मुझे मेरे नाम से पुकारा करें। वो इसको हिचकिचाहट महसूस करके बोली, ओके कश्यप, क्या आप एक काम करोगी? मैं शाहजैन को उठाकर लाती हूँ, आप जैड और सहर मैम को बुला लाओ। भाभी, मुझसे फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे तुम कहकर भी बात कर सकती हैं। और आप जाएं, शाहजैन भाई को बुलाएं, मैं डैड और मोम को बुलाती हूँ। वो कमरे में दाखिल हुई तो बेड खाली था। इसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद देखकर इसे पता चला कि वो वॉशरूम है। वो सोफे के ऊपर बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने वॉशरूम की तरफ देखा तो शाहजैन को शर्टलेस देखकर इसकी आंखें फैल गईं
और चेहरा सुर्ख हो गया और इसने शाहजैन के चेहरे की तरफ देखा तो इसे खुद की तरफ देखा पाकर मुस्कुरा रहा था। वो जल्दी से अपनी नज़रें इससे हटाकर उठते हुए बोली, वो नीचे सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, अब जल्दी से तैयार हो जाएं। वहीं रुक जाओ हूर, और मेरे तैयार होने तक तुम कमरे में मौजूद रहेगी। वो इसे जाता देख संजीदगी से बोला तो एनी अपनी जगह रुकी। शाहजैन अपने बाल टॉवल से साफ करने लगा। हूर, मुझे अलमारी से शर्ट निकाल कर दो। हूर इसकी बात सुनकर हिचकिचाते हुए अलमारी की तरफ गई और इसे खोलकर काले रंग की एक टी शर्ट इसे निकालकर अपनी नज़र झुकाकर इसके करीब जाकर इसकी तरफ बढ़ाई। एनी, क्या तुमने नाश्ता बनाया है? वो शर्ट पहनकर इसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, जी मैंने नाश्ता बनाया है। मैं फारिग थी तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना दूं। इसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मेरे काम कर सकती हो, इसके अलावा किसी के भी नहीं। अब चलो यहाँ से, नाश्ता ठंडा हो गया होगा। वो इसके सर को चूमकर बोला और बात ख़त्म करके एनी का हाथ पकड़ती हुई नीचे आया। सहर बेगम के अलावा सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। खुशगवार माहौल में नाश्ता करके तैमूर साहब अपने ऑफिस चले गए और कश्यप अपनी यूनिवर्सिटी। एनी जो नाश्ते के बर्तन धोने का सोच रही थी, मगर शाहजैन ने इसे अपने साथ खींचकर कमरे में ले आया। आज हम बाहर घूमने फिरने जाएंगे और तुम्हारे भाई से भी मिलकर आएंगे। अगर तुम कहोगी तो हम इसे अपने साथ ले आएंगे और आज का दिन भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर मैंने अगले हफ्ते मसरूफ़ हो जाना है। एनी की आंखें इसका प्लान सुनकर चमक उठी और ज़्यादा चमक हादी से मिलने और इसके साथ घूमने फिरने की थी। सच्ची? हम हादी को भी फिर अपने साथ लेकर जाएंगे? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, इसलिए अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इसकी मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते हुए बोला तो एनी इसकी बात सुनकर जल्दी से तैयार होने चली गई। वो अपना लेक्चर लेने के बाद कैंटीन में गई तो अरकम को कैंटीन में अकेला बैठा देखकर वो इसके पास गई। वो शवारमा खा रहा था जबकि सामने चिप्स पड़ी हुई थी और सामने किसी चीज़ के नोट्स भी पड़े हुए थे। इसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठी। अरकम ने किसी को अपने साथ बैठा देखा और अपनी नज़रें उठाई तो कश्यप को बैठा देख वो मुस्कुराया। ये ले आली के नोट्स। वो अपने बैग में से नोट्स निकालते हुए पकड़ा कर बोली, वाह, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बना कर दोगी। मुझे लगता था कि शायद कल बना कर दोगी। वो नोट्स को देखकर बोला तो कश्यप इसकी चिप्स खाते हुए बोली, आप तो वैसे भी मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते। नहीं, मेरी बात का यह मतलब नहीं था, तुमने गलत समझा। आपकी बात का यही मतलब था। अब जा रही हूँ मैं। आज कल दोबारा नोट्स बनाकर दूंगी। वो मुंह पकड़ते हुए इसकी चिप्स की प्लेट उठाकर बोली और चिप्स खाते हुए इससे दूर चली गई। उफ, एक तो ये लड़की भी ना कभी जो मेरी बात का गलत मतलब ना निकाले। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए उठा और अपनी चिप्स ले जाने का सोचकर हल्का सा मुस्कुराया। शाहजैन एनी को अपने साथ लेकर इस वक्त हादी के स्कूल में मौजूद थी। एनी हादी को लेकर आई तो हादी ने शाहजैन को देखकर एनी को नासमझी से देखा। हादी, ये मेरे हस्बैंड हैं, कुछ दिन पहले ही इनका मेरे से निकाह हुआ है। वो धीमी आवाज़ में हादी के कान के करीब बोली, लेकिन मुझे तो आपने शादी पर नहीं बुलाया एनी आपी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो इसकी बात सुनकर नाराज़गी से और ऊंची आवाज़ में बोला। इसकी ऊंची आवाज़ सुनकर एनी ने आंखें फैलाकर शाहजैन को देखा जो इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। हादी, साथी से ही सब कुछ हुआ है, इस वजह से नहीं बुलाया। देखो, मैं और शाहजैन तुम्हें ना बुलाने के बदले घुमाने ले जा रहे हैं। वो इसे प्यार से समझाते हुए कार के करीब लाई तो शाहजैन ने पिछला दरवाज़ा हादी के लिए खोला। हादी एनी की बात सुनकर खामोशी से कार में बैठा। शाहजैन ने एनी के लिए अगला दरवाज़ा खोला तो एनी आगे वाली सीट पर बैठ गई। शाहजैन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और कार स्टार्ट करके पहले हादी को लंच करवाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में लेकर गया। आपका नाम क्या है? कार की खामोशी में अचानक हादी की दराज से आवाज़ गूंजी। मेरा नाम शाहजैन है, और तुम्हारा? मेरा नाम हैदरदीद और मैं एनी आपी का छोटा भाई, वो मासूम सी आवाज़ में बोला, और मैं तुम्हारी आपी का हस्बैंड हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, अगर आपने एनी आपी को कुछ भी कहा ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो शाहजैन को धमकी देकर बोला तो गाड़ी की फजा में शाहजैन का कहका गूंजा, जबकि एनी की बात भी हादी की बात सुनकर मुस्कुरा गई। बल्कि छोटे साले साहब, मैं एनी को कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करूँगा। वो मुस्कुराता हुआ बोला तो हादी ने जहाँ इसके कहका लगाने पर बुरा मुंह बनाया, वहीं शाहजैन की बात सुनकर वो भी मुस्कुरा उठा। वो इन्हें करीबी मौजूद रेस्टोरेंट में लेकर आया। शाहजैन और एनी तो पहले ही नाश्ता किया हुआ था, इस वजह से एनी ने सिर्फ जूस पिया
और शाज़ैन ने कॉफ़ी, जबकि हादी भरपूर नाश्ता कर रहा था। वो खाना खाने के बाद मॉल गए, जहाँ शाज़ैन ने एनी और हादी को शॉपिंग करवाई। पहले तो एनी शाज़ैन को बार बार मना करती जा रही थी, जबकि शाज़ैन की एक गुस्से से भरी घूरी से एनी का मुंह फौरन बंद हुआ और हिचकिचाते हुए शाज़ैन के साथ शॉपिंग करने लगी। शाज़ैन बस करें, मैं इतनी ड्रेसेस का क्या करूँगी? वो शाज़ैन के हाथ में लातदार शॉपिंग बैग्स देखते हुए बोली, ये कौन सा सिर्फ तुम्हारे हैं? इनमें हादी के भी तो हैं। और वैसे भी मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऑफिस जाने से पहले एक सूट पहनो और जब मैं घर वापस आऊँ तो इसका बदले में दूसरा सूट। तो आप क्या चाहते हैं, मैं सारा दिन कपड़े बदलती रहूँ? वो इसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली। हादी का हाथ पकड़कर शाज़ैन को दोबारा दूसरी कपड़े वाली दुकान में जाता देख आगे जाने लगी तो शाज़ैन जल्दी से बोला, रुको, अब कपड़े नहीं खरीदने, कम से कम ज्वेलरी तो खरीद लो। इसकी मासूमियत से बोलने पर हादी और हूर दोनों ने अपनी आंखें घुमाई। इसके साथ ज्वेलर शॉप में चले गए। वो सारा दिन घूमने फिरने के बाद अब घर वापस जा रहे थे, चूंकि रात हो चुकी थी। इसी वजह से हादी को भी शाज़ैन ने अपने घर ले जाने का सोचा और एनी ने एक बार पूछा तो इसे कोई इतराज़ नहीं था। थकन की वजह से हादी नींद में झूल रहा था। जब वो घर में दाखिल हुआ, हादी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और अपनी आंखों को हाथों से मसलता हुआ खोलने लगा। शाज़ैन इसे ऊपर कमरे के साथ वाले कमरे में ले गया और वहां इसे लिटा दिया। इसके सोने के बाद एनी कमरे में आई तो मुलाजमा सारे शॉपिंग बैग कमरे में रखकर जा चुकी थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर इसे पता चल गया था कि शाज़ैन वॉशरूम में है, तो वो जूते से अपने पाँव आज़ाद करती बेड से पाँव नीचे लटकाकर बेड पर लेटकर आंखें मूंद ली और शाज़ैन का इंतज़ार करने लगी। शाज़ैन शावर लेकर आया और एनी को आवाज़ देने लगा तो इसे सोता देख अपने बाल साफ करके इसकी टांगें बेड पर करके इसे कंफर्टेबल तरीके से बेड पर लिटा दिया और इसका सर चूमकर खुद भी दूसरी तरफ आकर लेट गया। जबकि आज हफ्ता था और अरकम और अलिशबा को यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, तो इसी वजह से वो आज हवेली गए थे। इस वक्त हवेली में हाल में रमना बेगम और हदीस साहब के साथ बैठी हुई थी। आली बेटा, तुम कितनी कमज़ोर हो गई, अगर तुम बीमार हो गई थी तो तुम्हें हवेली आ जाना चाहिए था, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती। रमना बेगम आली बेगम को देखते हुए बोली। वो पहले से कमज़ोर थी। अम्मी, भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा, कोई कमज़ोरी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, आपको क्या लगता है मैं आली का ख्याल नहीं रख सकता? ये मेरी इकलौती बहन है, मैं इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। अरकम पहले रमना बेगम और फिर आली की तरफ देखते हुए बोला। अरकम, मुझे पता है तुम आली का अपने से ज़्यादा ख्याल रखते हो। वो तो कमज़ोर लग रही थी, सिर्फ इसलिए मैंने कहा अब तुम दोनों यहाँ आ गए तो 2 दिन में तुम लोगों को खिला पिलाकर सेहतमंद कर दूंगी। अल्लाह अम्मी, आपने हम दोनों को मोटा करने का प्लान बनाया हुआ है। अरकम इनकी आखिरी बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, जबकि हादी सब भी अरकम की बात सुनकर मुस्कुरा दी है। हाशिम अहमद के साथ कार में मौजूद था। अहमद के कहने पर वो इसके साथ हवेली जाकर अब हदीस साहब से माफ़ी मांगना चाहता था। चेहरे पर तो वो पुरसकून सा लग रहा था, मगर अंदर से डर था। हवेली के आगे गाड़ी रुकी तो इसने अहमद को एक नज़र देखा और हाशिम को हौसला दिया। हाशिम यार, तुम फिक्र मत करो, वो चाहें तो तुम्हारे बस एक बार दिल से माफ़ी मांग लेना, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हें साथ अंदर नहीं जाऊँगा, वो ये समझेंगे कि मैंने तुम्हें फोर्स किया। वो गाड़ी हवेली से बाहर खड़ी करके पैदल अंदर दाखिल होने लगा तो इसे मुलाजमा ने रोक लिया। सरदार साहब ने कहा है जब भी आप आएँ आपको दरवाजे से ही लौटा दिया जाए। तुम शायद भूल रहे हो किससे बात कर रहे हो, इस वजह से मुझसे फजूल बातें मत करो। वो मुलाजमा की बातें सुनकर थोड़ा गुस्से से तो बोला तो मुलाजमा पीछे हट की। आखिरकार दीदा हदीब बख्त का बेटा था। वो लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ, मगर हाल में दाखिल होने से पहले वो रुककर गहरा सांस लेने लगा। इसे हाल से कहकों और बातों की आवाज़ आ रही थी। वो हिम्मत करता अंदर दाखिल हुआ और ऊंची आवाज़ में हदीस सलाम से सलाम लेने लगा। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। हदीस साहब आशिम की आवाज़ सुनकर इसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जबकि बाकी सब तो इसकी जानिब ही देख रहे थे। तुम्हें अंदर किसने दाखिल होने दिया हाशिम, तुम भूल गए हो? तो मैं याद दिला दूं कि हवेली के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए गए हैं, इस वजह से सरावत से यहाँ निकल जाओ, इससे पहले कि कोई बदमजागी हो। हदीस साहब करक लहजे में हाशिम से बोले तो हाशिम अपने बालों में हाथ फेरना मुतादिब सा बोला, चचा जान बस कुछ देर के लिए मेरी बात सुन ले, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत बेसुकून हूँ, घर जाने का सोचकर मेरा दम घुटता है। वो हमना, इसने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया, वो मुझे बर्बाद कर चुकी है, इसने मुझसे तलाक ले लिया। हूर और हादी का कुछ नहीं पता चल रहा, मेरा दिल बंद हो रहा है और मुझे लगता है मैं अंधेरों का मुसाफिर बन चुका हूँ। मैंने आपसे बात करनी है, खुदाया मेरी मदद करें।
तो यहाँ पे इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।